नमस्कार। जीवन एक बहुत बड़ा दोराहा है, बल्कि दोराहा कहें तो शायद कम लग रहा है कि जीवन चौराहा है। एक रास्ता यहाँ से है और एक रास्ता वहाँ से है, एक आगे से और एक पीछे से है। किस रास्ते पे जाएं और किस रास्ते को छोड़ें, ये एक बहुत बड़ी पहेली है, बहुत बड़ा मुअम्मा है। एक रास्ता गलत ले लेना ज़िंदगी की तमाम दिशा और दशा को बदल देता है। पर इन सब बातों के अलावा दिशा दशा कैसी भी हो, राह पे चलना एक सबसे बड़ा काम है। संतोष आनंद महान कवि जिन्होंने बहुत लिखा है हिंदी फिल्मों के लिए, उनका मुझे गाना याद आता है कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा, कि एक पल झुकना ना मित्रा। तो जीवन में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आप कहें तो महान मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने कहा था अगर आप दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, आप अगर दौड़ नहीं पा रहे हैं तो चलें, आप अगर चल नहीं पा रहे हैं तो रहेंगे, पर चलें, क्योंकि चलना बहुत ज़रूरी है। निरंतर चलें, सतत चलें अपने मंजिल की ओर। ये चलना मंजिल तक ले जाने के लिए आप चलेंगे नहीं तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। नमस्कार, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है और यही हमारे प्रोग्राम का नाम है चलती रहे ज़िंदगी। चलती रहे ज़िंदगी, ज़िंदगी हम सभी की, बच्चों की, बुजुर्गों की, बड़ों की, छोटों की, सबकी ज़िंदगी। सबकी ज़िंदगी में सवाल है, कन्फ्यूजन है, पहेलियां हैं, कौन सा रास्ता चुने, कौन सा रास्ता ना चुने। आज हमारे साथ स्टूडियो में बच्चे हैं कनोडिया गर्ल्स कॉलेज के, और उन बच्चों के सवालों का जवाब देने के लिए, उनके कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए हमारे साथ हैं कनोडिया पीजी गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बातचीत कर पाऊंगा। धन्यवाद। तो आइए, और क्या बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे प्रोग्राम में पधारे, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जवाब आपको मिल जाएंगे। आज डॉक्टर सीमा अग्रवाल बैठी हुई हैं, आपको बहुत कम मौका मिलता होगा इनसे बातचीत करने का, पर दूरदर्शन राजस्थान आपके लिए एक मंच ऐसा लेकर के आया है जिनसे कोई बीच में फिल्टरेशन नहीं है, रूबरू आप इनसे सवाल पूछेंगे। तो शुरुआत मैं करूंगा, सवाल आप पूछेंगे, सवाल आप पूछेंगे, खत्म मैं करूंगा। डॉक्टर अग्रवाल, आपने बहुत लंबा समय बच्चों के साथ गुजारा है, बिताया है, इनकी समस्याओं को समझा भी है और सवालों को जवाब भी दिए भी होंगे। पर चूंकि बच्चे हैं, दे आर वेरी फर्टाइल माइंड। रेने दिकाते का स्टेटमेंट है कि अर्गो कॉगितो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये सोचते हैं, कुछ सवालों के जवाब तो मिल भी जाते होंगे, कुछ नहीं मिल पाते होंगे तो आपके पास आते भी होंगे। ये मेरा एक सवाल है, इसके पहले बच्चों से पूछूं और आपसे वो बच्चे मुखातिब हों, अमूमन क्या बच्चों की ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जो बच्चा व्हेन शी इज़ अ फीमेल, क्या चैलेंजेस आते हैं? देखिए, चैलेंजेस तो एक ह्यूमन ही है जिसकी लाइफ चैलेंज फ्री नहीं हो सकती है। तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में रहेंगे। हर दिन एक समान नहीं होता है, आज अच्छा है, कल हो सकता है कोई और नई समस्या आए। और बीइंग फीमेल जो मुझे लगता है, तो फीमेल होना तो एक प्राउड की बात है, क्योंकि जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एक हार्मोन होता है वो मेल की तुलना में फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है इस चीज़ को हमें अपनी वीकनेस नहीं माननी चाहिए, इसको हमें अपनी स्ट्रेंथ माननी चाहिए। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या अच्छी बात बोली आप। तो ये हमेशा, और देखिए चैलेंजेस तो क्या है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, डाइवर्जन बहुत सारे हैं। तो जो चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं वो उन डाइवर्जन से ही होते हैं। और ठीक है, अट्रैक्शन हो ही जाता है जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास की, हमारे साथ वाले बच्चे ये कर रहे हैं तो हम भी ये करके देखते हैं जी। पर बस यही है कि एक आपको डूज और डोंट्स तय करने पड़ेंगे कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। भेड़ चाल में चलने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, नोबडी इज़ जजिंग यू। आपको अपना जज खुद बनना है और आपको ये तय करना है कि लाइफ के किस फेज में आपकी क्या प्रायोरिटी है। बाकी सारी चीज़ें बाद में करिए, ज़िंदगी है लंबी, हम करेंगे। तो हम प्रायोरिटी सेट करके डूज और डोंट से चलेंगे, और हम अगर ये तय कर लें कि हमारी लाइफ है उसको हम ही चलाएंगे, वो किसी और से, कोई और प्रेशर से गवर्न नहीं होगी, तो आप
मेरी बात मान के चलिए, आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रेशर लगेगा ही नहीं, और चैलेंजेस आपके अपने आप वो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होते जाएंगे आपके सामने। क्या बात है। मुझे एक बात याद आ गई एडमंड हिलेरी की। एडमंड हिलेरी एक, अगर आप सबको मालूम ही होगा, वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। साथ में उनके तेंजिंग नोरगे होते थे जो पहले गए थे। तो हिलेरी ने जब चढ़ाई कर ली पूरी और फतेह कर ली, तो वो उसके जब किताब छपी तो उसमें वो कहते हैं कि जब मैं हर बार जाता था और कई बार जाने के जब प्रयास में नाकाम हुए, तो वो हिमालय को देख के बोला करते थे कि मैं फिर लौट के आऊँगा, तब तुम इतने ही बड़े रहोगे पर मैं थोड़ा ज़रा बड़ा हो चुका हूँगा, क्योंकि तब मेरे में हौसला आ जाएगा। और एक बहुत सा स्टेटमेंट है कि अ मैन नेवर क्रॉसेज अ रिवर ट्वाइस, वन ईदर द रिवर हैज़ चेंज्ड और द मैन हैज़ चेंज्ड। तो चैलेंजेस को किस तरह देखा जाता है, किस तरह को सॉल्व किया जाता है, ये भी अपने आप में एक देखने और सीखने वाली बात है। तो हम सीखेंगे भी और जानेंगे भी डॉक्टर सीमा अग्रवाल से। किसी बच्चे के जहन में कोई पहला सवाल हो तो प्लीज़ पूछें। जी हाँ, पूछिए। क्या नाम है आपका? हेलो सर। हेलो मैम, मेरा नाम राशिका है और मैं बीएससी पार्ट 3 की स्टूडेंट हूँ। बीएससी 3 की? यस सर। वेरी गुड मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी नेक्स्ट मंथ से हमारे एग्ज़ाम्स चालू हो जाएंगे, और हालांकि मेरी 2 महीने बाद ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक चीज़ जो मैं आजकल रोज़ फेस कर रही हूँ, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि हम सब रोज़ फेस कर रहे हैं, वो है स्ट्रेस। और शायद हमारे आसपास वाले जो हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा फील किया है। और इस स्ट्रेस की वजह से जो इस स्ट्रेस का असर हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, वो भी मैम मुझे ऐसे लगता है कि जल्दी से कोई समझ नहीं पाता और ऐसे बोल देते कि अरे ये तो चलता रहता है, तुम बस एग्ज़ाम दो, पढ़ो। और तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इन दिनों ये स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर अग्रवाल। वैसे मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, ये बात तो बहुत दीगर है और बहुत कमाल की बात है। अभी प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में बच्चों के बोर्ड शुरू हुए थे, तब उन्होंने भी इस बात को उठाया था और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाया था, जो आउट ऑफ दी कोर्सेज के लोग थे उनको बुलाया था, सेलिब्रिटीज़ को बुलाया था स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। आपका क्या कहना है इस बात पे? देखिए, मेरा जो इसमें ये है, स्ट्रेस तो रहेगा जी। एग्ज़ाम देना है, कल पेपर है, तो थोड़ा सा हमारा जो हार्मोन सीक्रिएशन है बॉडी में वो अलग होता है, वो एक अलग चीज़ है। जो एक रीजनेबल स्ट्रेस होता है वो होना चाहिए, वो स्ट्रेस ही आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और बात यह है कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करने के लिए टाइम टेबल का इंतज़ार करते हैं कि डेट शीट आ जाएगी, फिर हम सोचेंगे कि हमें कैसे करना है। तो ये जो एक थोड़ी लापरवाही है, इससे आपने अपने स्ट्रेस का लेवल और ज़्यादा बढ़ा लिया। तो मेरी आप सबसे यही राय है, पता है हमें एग्ज़ाम होंगे, 15 दिन बाद हो सकते हैं, महीने भर बाद हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से 4 दिन पहले ही डेट शीट चालू करे, फिर तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये हमें पता ही है कि हमें एग्ज़ाम देना है, सिलेबस हमारे पास है, तो हमें प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। और जो मैं आपको आगे बताऊं, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये जो स्ट्रेस जब नहीं हैंडल होता है, तो जो बाजार में रेडीमेड मटेरियल मिलता है, पासबुक जिसे कहते हैं, पासबुक तो बहुत आउटडेटेड हो गया। ओह सॉरी। अब तो है 1 वीक सीरीज और 1 डे सीरीज। जी, ओके। हाँ, सो 1 वीक सीरीज gives you a false confidence कि in 1 week you can prepare your syllabus. Rome was not built in a day. हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको पता है एग्जाम देना है, आप अपनी 1 वीक सीरीज बनाना शुरू कर दो। अपने टीचर से पूछो कौन से चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ के उनके आंसर्स बना के अपना रजिस्टर वही 1 वीक सीरीज वाला बनाइए। उसी की समरी बना लीजिए 1 डे सीरीज के एग्जाम से 1 दिन पहले आपको क्या पढ़ना है। तो अब आप क्या हैं, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए स्मार्ट स्टूडेंट, क्योंकि वो जो 1 वीक सीरीज और 1 डे सीरीज होती हैं, आप सभी ने देखिए, उसका कागज़ ही बहुत गंदा होता है, रिसाइकिल्ड पेपर से वो बनती है। तो जब जिसका कागज़ ही गंदा है, मतलब मैं कहीं किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन एज ए टीचर मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि उसका मटेरियल, उसकी भाषा अप टू द मार्क नहीं होती है। तो आपको थोड़ा अपने आप को एक एटीट्यूड लाना है कि हम ऐसी भाषा नहीं लिख सकते हैं, हमारी भाषा बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने साल भर मेहनत करी है, क्लास भी अटेंड करी है, तो हमारा स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है। वो तो मासेस के लिए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत बुरी परिस्थितियों में हैं,
हर हाल में उन्हें पास करना है, तो ये शॉर्टकट उन लोगों के लिए है। अगर हम अपने आप को एक बहुत एम्पावर्ड करियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी मानते हैं तो हमें कभी भी वनडे सीरीज, 1 वीक सीरीज के ऊपर मतलब टच भी नहीं, मैं तो कह रही हूँ छूना भी नहीं चाहिए। छूने से भी आपका दिमाग इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो आप अपना मटेरियल तैयार करिए, उसको अपनी वनडे सीरीज बनाइए, 1 वीक सीरीज बनाइए। और आप देखिए, ये मान के चलिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम अपने हाथ से कुछ लिखते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में हम विजुअलाइज कर पाते हैं कि हमने रजिस्टर के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा था या राइट हैंड साइड पे लिखा था, क्योंकि हमने खुद अपने नोट्स में से देख के उसको बनाया है। तो जब हम ये देख पा रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, वो तो हमारा दिमाग अपने आप पढ़ पाएगा, हमें कहीं कुछ स्ट्रेस उस समय होगा ही नहीं। और जब अभी से प्रिपरेशन होगी तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस होगा ही नहीं हमारा। और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी, जो आपने मेंटल हेल्थ की बात करी थी, तो हमें फिज़िकल हेल्थ का पहले ध्यान रखना है। मेंटल हेल्थ हमारी फिज़िकल हेल्थ से ही गवर्न होती है। एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम 24 में से 18 घंटे पढ़ेंगे। आप वही दिन के 6 घंटे क्वालिटी टाइम पढ़िए, थोड़ा अपना फिज़िकल एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, अपनी फ्रेंड्स से बातें करिए, घर वालों से भी बातें करिए, ताकि आपके एग्ज़ाम का स्ट्रेस उन्हें नहीं हो। और मेंटल हेल्थ के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ भी अच्छा, सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी लीजिए। दूरी रखने का रीज़न ये है कि सोशल मीडिया क्या है, एक डुबा देता है आपको। जो रील्स देखने का अभी प्रचलन है, तो रील्स तो एंडलेस है, कितने किलोमीटर चल लिए पता ही नहीं चला। वो रील्स में नापेंगे तो पता चलेगा, स्क्रॉल कर करके हम जाने कितने किलोमीटर चल लिए। सही बोला। तो वो अगर करना है तो अलार्म लगा लीजिए कि 15 मिनट रील देखनी है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुछ मेंटल हेल्थ के लिए क्रॉसवर्ड करिए, सुडोकू करिए। वो सारा करके क्या होगा, आप अपने आसपास कहिए भाई तुम लोग बिलो स्टैंडर्ड हो, मेरा तो स्टैंडर्ड हाई है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेस आपके पास आएगा ही नहीं। बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर अग्रवाल आपने, बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए। ये जो स्ट्रेस है जीवन में, वाकई में ये बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। मैं बच्चों को एक बात कहना चाहूँगा डॉक्टर अग्रवाल, आप बैठी हैं यहाँ पे, और विद ऑल ह्यूमिलिटी, एक बड़ी अच्छी किताब है, आपको कभी पढ़ने को मिले, मैल्कम ग्लैडवेल बहुत अच्छे इंटरनेशनल राइटर हैं, थॉट लीडर हैं। किताब है आउटलायर्स। उस किताब में उन्होंने एक जिक्र किया है 10,000 आवर वर्क रूल का, जिसकी मैडम बात कर रही थी। शायद वही बात मैल्कम ग्लैडवेल अपनी किताब में लिखते हैं। वो कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ के लिए, एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए 10,000 घंटे लगा देते हैं, आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हो जाते हैं। कहते हैं मसलन तौर पे, आप अगर किसी चीज़ को 5.5 घंटे रोज़ करते हैं तो आने वाले 5.5 साल में आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बन जाएंगे। और अगर उसी चीज़ को आप 8 घंटे प्रतिदिन करते हैं तो 1 साल 4 महीने के अंदर आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। आप किसी बच्चे की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, फैक्टर्स, लक, बहुत सारे हैं, बट उन्होंने एक बड़ा खाका खींचा कि 10,000 घंटे पढ़ें, कुछ भी चीज़ करें, हम अपनी एक्सपर्टाइज को हासिल कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। कोई अगला सवाल? जी पूछें। हेलो सर। हेलो मैम। थोड़ा जोर से बोलिएगा। मेरा नाम पलक चोपड़ा है। जी पलक। मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ। जी मैम, आज के टाइम पे करियर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, साथ ही हमारी लाइफ भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट हम उसे साथ में मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मैम, करियर को और लाइफ को कैसे सही साथ में बैलेंस कर सकते हैं? You बैलेंसिंग कैसे किया जाए? मैडम, ये तो बहुत वाकई में सवाल वो है कि एक सवाल ये, जैसे वो होता है ना कि नट चलता है रस्सी में लेकर के उसको बांस को, कैसे? देखिए, करियर क्या होता है, करियर बहुत वास्ट है, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप अपने आप को 5 या 7 साल बाद कैसे विजुअलाइज करते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रीम करियर क्या है। उसको कहीं लिखिए कि भाई मैं 7 साल बाद एक पर्टिकुलर इस पोजीशन पे आना चाहती हूँ, इस ओहदे पे आना चाहती हूँ, इस ओहदे पे आना चाहती हूँ, जो भी है। फिर आप एक स्टैंड बाय रखिए सेकंड, कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं ये तो बहुत आराम से कर ही लूँगी। प्लान बी हमेशा होना चाहिए। और उसके बाद में आप थोड़ा सा अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, जो भी आपके मेंटोर्स हैं, उनसे बात करके ये तय करिए कि आपके ड्रीम करियर के लिए आपके अंदर क्या क्या
कॉम्पिटेबिलिटीज होनी चाहिए। ये कैसे मालूम किया जाए मैडम? भाई ये देखिए, जैसे कॉमन आजकल जो मुझे लगता है बहुत कॉमन करियर है कि कंपटीशन एग्जाम्स को क्लियर करना जी, जो बहुत मैं अधिकतर बच्चों से पूछती हूँ क्या कर रहे हैं जी, तो जी। यूपीएससी आरपीएससी, ठीक है ये अच्छा है। तो अब वो यूपीएससी आरपीएससी के लिए भी उनको लगता है कि हम कोचिंग क्लास कर लेंगे, हम गाइड पढ़ लेंगे तो हम क्लियर कर लेंगे। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, हाँ, बिल्कुल ठीक सहमत बात है, नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि वो कोचिंग क्लास वाला क्या करेगा, वो आपको गाइड करेगा। अभी तो ये इतनी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई है कि कोचिंग में एक इंजेक्शन लग जाएगा कि भाई 100 क्वेश्चन तो हमेशा के लिए याद हो गए, ऐसा नहीं है ना। तो वो तो अभी नहीं आई है, वो आएगी जबकि बात देखी जाएगी तब है। तो कोचिंग में भी आपको गाइडेंस मिलती है, और जो बच्चे कोचिंग करते हैं उनसे पूछिए कि कोचिंग में क्या गाइडेंस मिलती है। वहाँ भी आपको कहा जाता है कि आपको अपनी भाषा सुधारनी है, आपको अपनी रीजनिंग अच्छी करनी है, मेंटल एबिलिटी अच्छी करनी है। तो जो जो उसके आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके ड्रीम करियर के लिए, उनको आप लिख के, और अभी तो अपना ग्रेजुएशन पे फोकस करिए। जो देखिए अभी मैं हमेशा बच्चों से यही कहती हूँ, और मैं इसमें पेरेंट्स को ज़्यादा दोष देती हूँ। पेरेंट्स आते हैं मेरे पास बात करने कि मैम ये हमारी लड़की है, हम इसको बीए में एडमिशन करवा रहे हैं, मुझे इसको आईएएस बनवाना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी, नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं, होती हैं, ठीक बात है। पर गलत क्या है कि मैं फर्स्ट ईयर से इसको आईएएस की कोचिंग करवाऊंगा। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि 3 साल तो बच्चे को ग्रेजुएशन, क्यों आईएएस आरएएस, इनमें ग्रेजुएशन बेसिक क्वालिफिकेशन इसीलिए रखी गई है ताकि उन 3 सालों के दौरान आप अपना बेस अच्छा सा बनाएं। पर अब क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली प्रायोरिटी तो फर्स्ट ईयर से ही वो कोचिंग हो रही है और ग्रेजुएशन का बेस नहीं क्लियर हो रहा है, और अल्टीमेटली ग्रेजुएशन ये सीरीज इससे होती है। नहीं, पर बात जैसे बैलेंस की करें हम लोग, नहीं तो मैं बैलेंस की बात ही तो जी, इसमें बता रही हूँ ना। जी। आपको ये तय करना है कि भाई ये मेरा ड्रीम करियर है। आप अपनी क्लास, जो भी क्लास होती है, दिन में आपकी 3 घंटे की क्लास होती है जी, 3 घंटे क्लास करिए, और पूरे साल जो ग्रेजुएशन करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप हफ्ते में 3 घंटे भी सीरियसली पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन से पहले वाली बात, दिसंबर तक। और अभी तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया, तो आपका एग्ज़ाम से पहले मिड सेमेस्टर तक अगर आप 3 घंटे भी हफ्ते में पढ़ते हैं अपना कोर्स, दैट इज़ गुड इनफ। और हर दिन का 1 घंटा निकालिए आपको जो करियर करना है उसकी प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपरेशन करने के लिए। लाइब्रेरी में बैठिए, कोई और बुक्स वगैरह मंगाइए, और देखिए कोई सा भी करियर आप ऑप्ट करेंगे वहाँ सस्टेन करने के लिए आपको चाहिए गुड कम्युनिकेटिव स्किल्स। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, भाषा पे पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा आपको अच्छी लिखनी और अच्छी बोलनी आनी चाहिए, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम रीड करें। पढ़े बिना हमारी भाषा से मुलाकात ही कैसे होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छे सेंटेंसेस फ्रेम कैसे किए जाते हैं जब तक कि हमने पढ़े ही नहीं अच्छे सेंटेंसेस? हमारी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी अगर हमने पढ़ा ही नहीं और हमें पता है कि शब्दों के अलग अलग पर्यायवाची शब्द क्या हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं? तो आपके दिमाग में विचार आते हैं, मैं तो ये मान के चलती हूँ कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके दिमाग में विचार नहीं आते हैं। हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस कब लूज होता है? जब हम अपने विचारों को शब्दों में नहीं पिरो पाते हैं। बहुत अच्छी बात बोली मैडम आपने। शब्द है ही नहीं हमारे पास, हमने शब्दों से कभी मुलाकात ही नहीं करी। तो जब शब्द नहीं है तो उन थॉट्स को, उन विचारों को हम न तो फ्रेंड को बता पाते हैं, न टीचर को बता पाते हैं, न पेरेंट्स को बता पाते हैं, और फिर हमारा वर्क लाइफ जो बैलेंस है आपकी एज में वो सारा गड़बड़ हो जाता है। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि स्टडीज़ को भी देखें, अपने करियर को देखें और लोगों की राय लें, सोचें, करें, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है भाई सबको थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। ये जो जी। स्कूलिंग के बाद के 5 साल होते हैं उनमें भी 3 साल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत अच्छी बात है। वो 3 साल आप अपनी मेंटल हेल्थ, माने अपनी लैंग्वेज, कैलकुलेशन, जो सब्जेक्ट आपने लिया है उसके साथ
जस्टिफाई करने के लिए जी। और फिजिकल हेल्थ। जी मैडम बहुत अच्छी बात बोली। मैं आपको बीच में एक बार रोकना चाहूँगा। मुझे एक इसके बाद अगला सवाल ले लेते हैं फिर हम लोग। एक आजकल साइकोमेट्रिक बहुत सारे टेस्ट भी आते हैं जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे की पर्सनैलिटी का असेसमेंट कर लेता है कि बच्चा या बच्ची जो भी है वो किस फील्ड के लिए उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा सूट करती है, उसका जो कॉम्पिटिटिवनेस उसकी है, जो मेंटल एबिलिटी है वो कहाँ पर सूट करती है। आप उसके बेसिस पर भी इसका जो है हल निकाल सकते हैं। कोई अगला सवाल? जी हाँ। हेलो मैम, माय नेम इज़ रिया। मैं अभी करंटली बीए परस्यू कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। जी मैम मेरा सवाल ये है कि प्रोफेशन जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बचपन से सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होकर ये बने और हमें उसी रास्ते पे दिखाते हैं वो कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। बट एक हमारा पैशन भी होता है, तो हमें क्या परस्यू करना चाहिए वो कि जो हमें लग रहा है या फिर हमारे पेरेंट्स को लग रहा है हमारे लिए बेस्ट है, प्रोफेशन या पैशन? क्या बात है मैडम, इधर दिल है इधर जहाँ है, अजब मुश्किल का सामा है, क्या करें? देखिए प्रोफेशन और पैशन दोनों इम्पॉर्टेंट है, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। और जो है कई बार पैशन क्या होता है, नॉन एकेडमिक फील्ड का होता है। दुविधा तब आती है कि आप कुछ सिंगर बनना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, आप ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं, तो जो आपकी पुरानी पीढ़ी है, आपके पेरेंट्स की पीढ़ी है, उनको लगेगा नहीं बच्चा तो किसी और को देख के भटक गया है। तो आप अपने पैशन को मत छोड़िए, लेकिन बेसिक ग्रेजुएशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई सा भी आप काम करना चाह रहे हैं, ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको कमी खलेगी कुछ सालों बाद। अभी तो मान लो आपको मैडम सॉरी, हाँ। सवाल ये भी है कि ग्रेजुएशन के बाद भी अगर नहीं, ग्रेजुएशन के साथ भी नहीं, हाँ ग्रेजुएशन के बाद में तो देखिए आपके अंदर पूरी समझ भी आ जाती है और पेरेंट्स को कन्विंस करने के हमें तरीके भी आ जाते हैं, और पेरेंट्स भी थोड़े सेटिस्फाइड होते हैं कि बच्चा ग्रेजुएट है। अगर वो पैशन में आगे नहीं कर पाया तो वो ग्रेजुएशन के बल पे कुछ और तो अच्छा कर ही लेगा। क्या बात। तो पैशन को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। एक पैशन ही होता है जो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा बना के रखता है। लेकिन ये हमें ज़रूर मानना है कि कोई सी भी ग्रेजुएशन की डिग्री लेना हमें बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन की डिग्री हमारा एक बेसिक कॉन्फिडेंस बना के रखती है, और ग्रेजुएशन को भी अच्छे से परस्यू करिए। ये नहीं कि मेरा पैशन तो फूड ब्लॉगर बनने का है, मैं बहुत अच्छा देखती हूँ, फूड की मुझे जानकारी भी बहुत है और मैं बस सीरीज से पढ़ के अपने एग्ज़ाम दे दूँगी और मैं उसमें पास हो जाऊँगी, वो वाली चीज़ नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, टाइम डिवाइड कर दीजिए, और आपका पैशन है, पैशन को भी टाइम दीजिए, और जिस कोर्स में आपको आपके पेरेंट्स ने एडमिट करवाया है वो आपका एक रेस्पेक्ट होगा टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। क्या बात, बहुत अच्छी बात बोली मैडम आपने। मैं इसमें एक बात आपको मैं ऐड करना चाहूँगा। मैं पैशन और प्रोफेशन दोनों को ही फॉलो करता हूँ। मैं कहीं और कुछ काम करता हूँ, बट मेरा पैशन है जैसे बोलने का, तो और मुझे डीडी मैं बोलने ही वाली थी, आगे आपको अनुराग सर का एग्जाम्पल दे रही थी, तो मुझे इसका मिल जाता है। कोई न्यूज़ एंकर या इंटरव्यू लेने वाले नहीं है, बट इनका ये पैशन है और ईश्वर ने उन्हें इतनी अच्छी आवाज दी है, इतना अच्छा अंदाज दिया है। बट बाय प्रोफेशन ही इज My kitchen is run by something else, but this is my passion and I do for passion. अच्छा एक बात और है, मेरे एक मित्र हैं, वो आज तारीख में कर्नल हैं मैडम, वो ही इज डॉक्टर इन FMC, आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुए थे, अभी कमांडिंग ऑफिसर लगे हुए हैं किसी रेजिमेंट के अंदर। तो कुछ दिन पहले उनका मुझे फ़ोन आया, तो बोले आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर इन माई लाइफ। उन्होंने मुझे बोला, बट नाउ आफ्टर सर्विंग द कंट्री द नेशन फॉर 22 years माई प्रोफेशन हैज़ बिकम माई पैशन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका प्रोफेशन भी आपका पैशन बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि इसमें कोई जगलरी करें कि भाई मैं ये करूं। आपको जो अच्छा लगे वो करो, और जो आपको अच्छा ना लग रहा है वो करने लग गए तो आप उसको अच्छा बना लो। ये एक रास्ता जीवन में आसान हो जाता है। आपका सवाल का जवाब मिल गया आपको? बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। पर ये बात तो फिर भी देखिए, एक बात रह जाती है, आज के दौर में इतने जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी ना किसी बच्चे के जहन में सवाल होगा, है किसी के जहन में सवाल ही है। क्या नाम है आपका? सर गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सरिता है। हाँ। बीए पार्ट फर्स्ट मैं भी परस्यू कर रही हूँ। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैम ने बात करते हुए बताया था कि तब हम सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम को चलाते हैं तो उसमें हम रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती, हम एक अनलिमिटेड टाइम तक उसे चलाते हैं। तो
वो वैसे हमारी पढ़ाई में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट करता है। तो बस मुझे एक कुछ ऐसी अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ आप बता सकते हैं जिससे हम इस डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकें। क्या सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, देखना चाहिए, रील्स नहीं देखने में भी फिर क्या होता है, हम बहुत बेचारगी की स्थिति में आ जाते हैं कि भाई मैं तो सब कुछ छोड़ दिया, रील भी नहीं देखी। देखो, पर मैंने क्या बोला, अलार्म लगा दो उसमें कि 15 मिनट देखनी है, क्योंकि आप सब जानते हैं घंटों निकल जाते हैं इसके अंदर। और अब आजकल तो एआई आपके ऊपर इतना राज करने लगा है कि आप जो पर्टिकुलर रील के ऊपर अगर आप 10 सेकंड भी रुक गए हैं तो फिर आपको कंटिन्यूअसली उसी सब्जेक्ट की रील्स आती रहती हैं, तो वो तो फिर और आ रही हैं, तो हमें लगता है नहीं ये थोड़ी बढ़िया होगी, ये बढ़िया होगी। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूल कर रहा है ह्यूमन ब्रेन पर, उससे भी अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखने के लिए रील्स देखिए, अलार्म लगा दो, आपका मोबाइल में रील देख रहे हो, मोबाइल में ही वो अलार्म बोल जाएगा। क्या बात। फिर भी हम थोड़े से चीटर हैं, 2-4 रील तो फिर भी देख लेंगे वो अलार्म बजने के बाद भी, बट वो 15-20 मिनट का वो अलार्म लगाइए। और हमें लग रहा है कि भाई कुछ ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़, और वो भी मोबाइल नहीं छूटता है हाथ से, मानने वाली बात है, तो मोबाइल पे ही कुछ अच्छा क्रॉसवर्ड डाउनलोड करिए, सुडोकू डाउनलोड करिए, वो आप मोबाइल पे खेलिए। उसमें भी आपको मोटिवेशन मिलेगा जब आपको लगेगा अरे आपने 8 मिनट में सुडोकू सॉल्व कर लिया, या आपने क्रॉसवर्ड के अंदर बहुत कम मिस्टेक में पूरा कर लिया। तो ये इस तरीके से आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दूसरी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। और बेस्ट है रीडिंग, लाइब्रेरी से कोई भी किताब अपने पास इशू करा के रखिए, अपने इंटरेस्ट की किताब में कोई बैरियर नहीं है। आपका सब्जेक्ट तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, देखो वो तो फोर्सबली आपको पढ़ना है, आपके सब्जेक्ट के अलावा आपको जो इंटरेस्ट है लाइब्रेरी से वो वाली किताब करा के रखिए। और जब आपको लग रहा है कि भाई अब सब चीज़ें बोरियत हो गई है, कहीं पे कोने में जाकर वो किताब पढ़िए। वहाँ पे भी डेडलाइन करनी है कि कम से कम 20 पेज तो पढ़ के ही उठना है, वहाँ ये मिनिमम का लगाना ही पड़ेगा। अगर हम मैक्सिमम का लगा रहे, क्योंकि 2-4 पेज में हम क्या है, ज़्यादा आँखों को किताबों की आदत नहीं है, तो वो आंखें कहती है बस, पर नहीं, डेडलाइन नहीं आई है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। ठीक बोला मैडम आपने, बिल्कुल ठीक बोला है। मैं आपको बात बताऊं मैम, और बच्चों आपको बताता हूं, मैं एक बहुत बड़े OTT प्लेटफॉर्म जिनका मैं नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, उसके CEO ने कहा था, और मैम बहुत कमाल की उसने बात बोली, उन्होंने बोली कि मेरा कंपटीशन किसी दूसरे OTT प्लेटफॉर्म से या गूगल से या यूट्यूब से नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि फिर किससे आपका कंपटीशन? तो उन्होंने बोला कि मेरा कंपटीशन नींद के साथ है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे को देखने वाले, हमारे प्लेटफॉर्म को देखने वाले सोए ना। तो ये इतना बड़ा तिलिस्म खड़ा हो गया है हमारे सामने कि आपकी नींद के साथ वो कॉम्पीट कर रहे हैं। दे डू नॉट वांट यू टू स्लीप। वो चाहते हैं कि रात भर जगें, आप उनको देखें, फिर सुबह उठें तो आपके पास कुछ भी ना रहे। आपको इससे बचना पड़ेगा। तो जो मैडम कह रही हैं कि वो 15 मिनट की डेडलाइन, मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई सोल्यूशन इस बात का नहीं हो सकता। और इस बात के लिए तालियां बनती हैं कि हम अपने आप को फिक्स करें डेडलाइन को लेकर के। ये देखने वाली बात बहुत ज़रूरी है। मैम बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। कोई अगला सवाल हमारे किसी बच्चे के जहन में हो तो या प्लीज़ पूछिए। हेलो मैम। हेलो सर, मेरा नाम तनुश्री है। और तनुश्री जी, तनुश्री। और मैं BA पास कोर्स कर रही हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। और मेरा क्वेश्चन मेरे मतलब कोर्स से रिलेटेड ही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि BA में आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है? ऐसे सब बोलते कि BA में आगे कुछ नहीं है, तो उसमें आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है? मैम इसमें एक बात और उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोफेशनल कोर्सेज की या डिग्री कोर्सेज की, इसको भी ज़रा डिफाइन कर दीजिएगा एक बार। देखिए, अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल पे, आप अगर नॉन प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सिंपल BA BCom BSc कर रहे हैं, या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, BBA BCA BTech या कोई और भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एक डिस्टिंग्विश है प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल जी। बट बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट, मेरे हिसाब से इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अच्छा। और करियर अपॉर्चुनिटीज सबके अंदर अनलिमिटेड है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेती हूँ। एक बच्चा BCom कर रहा है नॉन प्रोफेशनल कोर्स से, एक BBA कर रहा है प्रोफेशनल कोर्स से। आगे MBA करने के लिए दोनों को एक ही कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं है।
सिंपली जो थोड़ा फर्क हो गया वो ये है कि प्रोफेशनल कोर्स में आपकी कोई एक दो स्किल्स अपस्किल हो जाती हैं जो उस कोर्स का पार्ट होती है। तो जो इनका प्रश्न था अंकिता का कि भाई ये बीए कर रही हैं, और बीए में मैं आपको ये बता दूं आजकल जो सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो बीए में है। अच्छा। हाँ, अगर आप यूजीसी का एनरोलमेंट का बाइफर्केशन देखेंगे जी। तो आप ये देखेंगे कि 70% बच्चा बीए में एनरोल हो रहा है जी। 15% बच्चा कॉमर्स में एनरोल हो रहा है। अच्छा। 7 to 8% साइंस में हो रहा है और बाकी बच्चा हुआ अदर फील्ड में एनरोल। यानी इससे जाहिर हो रहा है कि यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो बीए के अंदर बीए वालों को एक तो क्या माना जाता है, सोशल साइंस के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज है, दूसरा लैंग्वेज में। तो बीए आप जो भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, आपको जो पहले मैंने सबको बोला है ना, हर इंडिविजुअल यूनिक है, हर जना डिफरेंट है। कॉमन चीज क्या है, आप सबके पास दिन के 24 घंटे हैं, सिंपली वो कॉमन है, बाकी हम सब डिफरेंट हैं। वो तो हर लेवल पे, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, आपका अलग है, आपकी फ्रेंड का ओवरलुक अलग है, सब चीज़ें अलग है, उसकी एबिलिटीज़ अलग हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। तो हमें जो देखना है वो ये है कि जो कॉमन 24 घंटे हैं वो 24 घंटे को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे अनुराग सर ने कहा ओटीटी वाले सोने नहीं देना चाहते हैं, हमें उनको डिफीट करना है और हमको 7 से 8 घंटे रोज जरूर सोना है। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद 24 में से वो 8 घंटे बचे, वो 16 घंटों को आपको प्रोडक्टिव करना है। और आप मेरी बात गांठ बांध लीजिए, 16 में से 6 घंटे भी आप अभी इस एज में प्रोडक्टिव करते हैं जी, तो आप 5 साल बाद एक बहुत अच्छे करियर के ओनर होंगे, कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। बट वो जो 6 घंटे हैं वो बिल्कुल ऑनेस्ट होने चाहिए, उसमें ये रील और गॉसिप और व्हाट्सएप और ये कहीं उसमें नहीं आना, वो बचे हुए 10 घंटे के लिए। यानी कि ये मैटर नहीं करता कि प्रोफेशनल कोर्स करें या डिग्री कोर्स करें, नहीं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस समय पे डिग्री कोर्सेज में हैं। और आप बच्चे सारे बीए पास कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए तालियां बनती हैं कि आई थिंक यू आर द राइट स्ट्रीम एट द राइट पॉइंट इन टाइम। बहुत कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। अगला सवाल। तो हेलो मैम, मेरा नाम पलक चौधरी है और मैं बीए फर्स्ट ईयर से हूँ। तो मैम मेरा सवाल ये है कि कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोचिंग्स अवेलेबल है, तो क्या ऑनलाइन कोचिंग्स बेनिफिशियल है या फिर ऑफलाइन ही बेनिफिशियल होता है? मैम इसमें मैं भी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाई कि कोविड के बाद बच्ची ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि अब ऐसा भी कहने लग गए हैं कि नहीं नहीं यार ऑनलाइन नहीं है तो सीधा ऑफलाइन ही करो। बट एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा है, चीज़ें डिपेंडेंट हो गई हैं, डेमोक्रेटाइज हो गई हैं, तो ऑनलाइन की भी अपनी वैल्यू मेरे को नज़र आती है। आपका क्या ख्याल है इस बात पे? देखिए, जो इसका सवाल है, कोचिंग ऑनलाइन करने में कोई हर्ज नहीं है, बेसिक प्रिपरेशन तो हम ऑफलाइन कर ही रहे हैं। जो ऑनलाइन का सिर्फ एक हमें जो उसकी डिफेक्ट या एक वीकनेस समझ में आई है वो ये है कि ऑनलाइन में बच्चा लिखना भूल गया था। अभी ये तो सब पोस्ट कोविड के प्रोडक्ट हैं हमारे जी, जो हमने पिछले 3 सालों में हमने बेयर करा, मेरे टीचर्स ने बेयर किया। जो बच्चों ने 10th 11th और 12th कोविड के दौरान करी, वो बच्चा उस समय 10th 11th 12th में लिखना भूल गया और उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कॉलेज में आकर फिर से वो पेन पेपर वाले पैटर्न में एडजस्ट होना। तो कोचिंग ऑनलाइन करने के फ़ायदे क्या हैं? एक तो हमारा समय बचता है। कोचिंग तो हम क्यों कर रहे हैं? गाइडेंस के लिए कर रहे हैं। जो हमको कुछ एग्ज़ाम देना है, एक्स्ट्रा एग्ज़ाम, जो मेन कोर्स हम परस्यू कर रहे हैं उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा देना है, गाइडेंस हमें चाहिए। तो ऑनलाइन से क्या हो रहा है, एक तो हमारा इकोनॉमिकल है ऑनलाइन जी, फीस भी आप देखेंगे अगर कंपेयर करते हैं तो ऑफलाइन क्लासरूम की फीस ज़्यादा होती है, कोचिंग की ऑनलाइन की कम होती है। दूसरा चीज़, आपका समय की बचत होती है, आपको कहीं आना जाना नहीं है। आपकी हेल्थ की बचत होती है, पॉल्यूशन से आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ, आप घर में बैठ के कर रहे हैं। आप अगर उस ऑनलाइन कोचिंग को ढंग से ग्रास्प कर पाते हैं, कोचिंग के बाद में अपने नोट्स बनाइए, आपने क्या क्या वहाँ पर देखा। उस ऑनलाइन को ये नहीं कि वो उन्होंने ऑनलाइन मटेरियल दे दिया और वो हमने ऑनलाइन ही रखा हुआ है, हम उसको पढ़ पढ़ के ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर वो जो आपके पास ऑनलाइन मटेरियल आ रहा है, आप उसको वापस राइट डाउन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं,
तो आपका अच्छा रिवीजन होगा और आपकी ग्रास्पिंग उतनी ही होगी जितनी उस पर्टिकुलर कोर्स के क्लासरूम कोचिंग की हुई थी। बहुत अच्छी बात। और आप जब लिखेंगे तो आपके मन में सवाल भी आएंगे, तो आप अपनी अगली ऑनलाइन क्लास के अंदर वो सवाल पूछ भी सकते हैं अपने टीचर से। तो ऑनलाइन कोचिंग को मैं तो बहुत बढ़िया मानती हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर अपना बेसिक कोर्स करते रहिए और कोचिंग को ऑनलाइन करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो ऑनलाइन का टाइमिंग आपका जो बेसिक कोर्स वाला टाइम हो उस समय नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। पर इसमें मैडम एक बात मैं भी जिन बच्चों ने, मैं इसमें मेरा ऐसा मानना ये है, एक बात लगता है मेरे को कि आप अभी 18 साल 20 साल 21 साल की उम्र के हैं, आप अभी कोर्सेज अभी आप ऑफलाइन ही करें। आप अपनी पूरी पढ़ाई, पूरी जो आपकी जो तरबियत है, आप उसको ऑफलाइन ही रखें। मेरे जैसे आदमी को जिसने कि कॉलेज छोड़े ज़माना हो गया, आप देखिए ये तो तय है कि अब मेरे को अगर जॉब में रहना है, मेरे को अपने स्किल सेट को बार बार इंप्रूव करना पड़ेगा। इट्स अ गिवन फैक्ट। जब आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे तो आप लोगों को अपने स्किल सेट्स को निरंतर सतत प्रकार से हर बार इंप्रूव करना पड़ेगा। आज को एआई ये डीप सीख लेके आ गया, कल को कुछ और आ जाता है, कुछ और आ जाता है, तो हर बार आपको यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। अब हर बार आपके लिए कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं होगा, आपकी उम्र निकल चुकी होगी, आपके पास समय नहीं होगा। देन द ऑनलाइन विल मेक यू हेल्प, बट राइट नाउ इट इज़ द ऑनलाइन जो कि आपको करना चाहिए। आपको एक आदत डालेगा ज़्यादा पढ़ाई करने की, डालेगा सवाल पूछने की, आपका इंटरेक्शन, आपका इमोशनल लेवल भी, एक इमोशनल बैलेंस भी आपका ऑफलाइन से बनता है जो कि ऑनलाइन से नहीं बनता। तो अभी फिलहाल तो ऑनलाइन ऑफलाइन ही करें, बाद में कोई सर्टिफिकेशन के लिए आप ऑनलाइन चले जाएं तो वो एक अलग बात हो जाती है, देन यू कैन डू दैट, बट यस यू शुड, ऑनलाइन इज ऑल्सो एन ऑप्शन, पर बात के लिए, अभी के लिए नहीं है। अगला सवाल जी प्लीज। सर मेरा नाम गायत्री है और मैं भी बीए फर्स्ट ईयर में हूँ जी। मैम मेरा जैसे कि क्वेश्चन है कि मैम मेरे को हमेशा से फेलियर से डर लगता है। मैम जैसे अभी हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम हुए और उससे डर लगता है कि रिज़ल्ट कैसे आएगा, क्या आएगा, अगर ख़राब हो गया तो घर वालों को कैसे जवाब देंगे। मैम अभी इतनी छोटी बात से डर लग रहा है, जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे उसमें फेलियर आएगा तो हम उसको कैसे डील करेंगे, घर वालों को कैसे फेस करेंगे, हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे करेंगे, उससे डर लगता है मैम। फियर ऑफ फेलियर। देखिए इसमें यह है घर वालों से पहले हमें अपने आप को जवाब देना है। अगर हम ये देखेंगे कि हम अपने आप को क्या जवाब देंगे, घर वाले तो बाद में आते हैं, और घर वाले क्या हैं, कभी जवाब नहीं मांगते, घर वाले ऑब्जर्व करते हैं। अगर घर वाले ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, आपने पढ़ाई करी है, आपने अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखी है, 99% तो अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे हैं, हम एफर्ट्स में कोई कमी नहीं डालते हैं, तो एफर्ट्स आपको हमेशा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ऑनेस्ट हम एफर्ट होते हैं तो वो हमारे हमेशा रिवॉर्डिंग होते हैं। तो एफर्ट्स करते रहिए, और जब हम एफर्ट्स करते हैं ना, सतत प्रयास, तो वो सतत प्रयास फेलियर की फीलिंग ही नहीं लाते हैं दिमाग के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने आप को हर दिन अपग्रेड करना है। जैसे अभी अनुराग सर ने बताई अपग्रेड करना है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आपके घर में जो खाना बनता है, अगर हर दिन वही बनेगा, मम्मी बना रही है हर दिन वही बनाएगी, वो ऐसा नहीं करती है, वो नई नई रेसिपी भी ट्राई करती हैं जो आप लोगों को पसंद होता है, तो वो क्या कर रही हैं, वो भी अपनी अपस्किलिंग कर रही हैं। और उसमें भी क्या होता है, कभी कोई यूट्यूब से या कहीं किताब से पढ़ के नई रेसिपी ट्राई हुई तो क्या हुआ, खराब ही तो हो गया ना, कोई बात नहीं, जी। अगली बार उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो वही चीज़ डरिए, और फेलियर से कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने अंदर दिमाग में ये प्रण कर लेंगे कि मैं फेल कभी होऊंगी ही नहीं, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। फेलियर एक तरीके का माइंडसेट होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, आप रात में सोए, आपने ये कहा कि नहीं मुझे सुबह 7 बजे उठना है, 9 बजे मेरी क्लास है, तो मुझे वो क्लास अटेंड करनी ही करनी है। ये आपने अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दे दिए। तो आप चाहे अलार्म लगाओ नहीं लगाओ, आप टाइम से सो गए, आप अपने आप 7 बजे उठ ही जाते हो और 9 बजे की क्लास अटेंड कर लेते हो। तो हमें अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करके ब्रेन को अपने कंट्रोल में रखना है। क्या बात, इससे फेलियर की फीलिंग नहीं होगी। ये आपको एक टेक्निक इवॉल्व करनी पड़ेगी। क्या बात है, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है। ये कोई और आपका ब्रेन कंट्रोलर नहीं होना चाहिए। मैं अभी बच्चों को यही देखती हूँ कि वो
मम्मी ऐसा कह रही है, फ्रेंड ऐसा कह रही है, तो हमने कर लिया, देख लेते हैं क्या इसमें हर्ज क्या है करने में। क्या कुछ भी काम करना है आपको 4 बार सोचना है, क्या वास्तव में ये काम आपके लिए है, आपको सूट करता है तो हमें करना है, नहीं तो नहीं करना। नहीं करना। डॉक्टर अग्रवाल, ये आपने एक जो इस दौरान आपने बात बोली कि फेलियर इज़ अ माइंडसेट, और ये कोई जो आपकी बात से ऐसा कहते भी लोग हैं कि इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, एक जस्ट एक पॉइंट आता है कि आप दोबारा से फिर उठ के खड़े हो जाएं। आपके भी जीवन में बहुत सारे फेलियर्स आए होंगे, हम सभी के जीवन में फेलियर्स आते हैं, बट यस, हारना नहीं है। हमारे प्रोग्राम का नाम भी था चलती रहे ज़िंदगी, रुकना नहीं है। फेलियर एक मुश्किल है, आगे ठीक है, आगे दोबारा आगे बढ़ेंगे, आगे निकल जाएंगे। आप कुछ गानों से भी कभी मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। आपने फेलियर की बात बोली, तो ऐसा कोई आपको बात, कोई गीत आपको जो लगता हो, हम चाहेंगे हमारे बच्चों को और हमारे दर्शकों को बताया जाए आपके ज़रिए, जो आपका एक मैसेज भी हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। एक बहुत पुराना गाना है, नए गाने भी हैं बहुत सारे, वो नहीं याद रहते हैं। एक है इम्तिहान मूवी का, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार। बच्चों, ये मूवी E.R. ब्रिथवेट की किताब थी, टू सर्व विद लव। कभी पढ़ने को मिले ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये उस पे बेस्ड थी मूवी, विनोद खन्ना और शायद तनुजा थी इसके अंदर। राजेश रोशन का म्यूजिक था और इंदिवर के शायद बोल थे, और बहुत कमाल का गाना है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को ये गाना, हमारे बच्चों को गाना सुनाया जाए कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साहिबा के। डॉक्टर अग्रवाल, आप प्रोग्राम में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों, आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग प्रोग्राम्स में आए, आप लोगों ने सवाल पूछे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सवाल आते रहने चाहिए। इसी के साथ पर रुक जाना नहीं, क्योंकि चलती रहे जिंदगी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।